चलिए, तो हम लोग आज उसी यथार्थवाद के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए मार्गेंथ्यू ने किस प्रकार से यथार्थवादी दृष्टिकोण को, रियलिज्म को आगे बढ़ाने का काम किया, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि यथार्थवाद की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप सभी को है, जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, और उसी क्रम में मार्गेंथ्यू ने किस प्रकार से अपने दृष्टिकोण के आधार पर यथार्थवाद को समझाने का प्रयास किया, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आज यथार्थवाद का वो दृष्टिकोण जो मार्गेंथ्यू के द्वारा बताया गया। मार्गेंथ्यू ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनी किताब पॉलिटिक्स अमंग द नेशन में डिस्कस किया, और उसमें उन्होंने 6 सिद्धांत बताए। तो सबसे पहले हम उनसे संबंधित क्या है कि कुछ जो है सिद्धांत के बारे में जान लें कि उन्होंने सिद्धांत क्या क्या दिए, ठीक, इस पे चर्चा करेंगे। फिर इनसे जुड़े हुए कुछ कथन देखेंगे, कुछ हम इनकी किताबें, और फिर उसके बाद इनकी आलोचना। ये क्रम होगा हमारा कि किस प्रकार से मार्गेंथ्यू ने अपने राजनीतिक सिद्धांत को देने के लिए किन किन पुस्तकों का सहारा लिया। तो सबसे पहले हम इनकी बुक्स को देख लें, इनकी जो किताबें हैं। सबसे पहले इनकी जो बुक है, इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले देखें, इनका है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। पॉलिटिक्स अमंग द नेशन। ये एक शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में हमने इनकी किताब का पूरा नाम बताया था। इनकी पूरी किताब का नाम है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस, ये किताब आती है 1948 में, और इसी में इसने अपने यथार्थवादी विचार दिया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मार्गेंथ्यू का यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है या यथार्थवाद से संबंधित जो विचार है वो किस किताब में दिया गया है। तो उनकी इसी किताब में दिए गए, पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस। ठीक। फिर दूसरी इनकी किताब का जो नाम है, सेकंड इनकी बुक है द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरेस्ट, द नेशनल इंटरेस्ट, नेशन नहीं, नेशनल इंटरेस्ट, सॉरी। द डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, ये किताब आती है 1951 में। ये सन भी याद रखिएगा, कभी कभी हो सकता है कि आपसे ईयर मिलाने को भी पूछ लिया। इसको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। वैसे तो इनका मुख्य जो विचार है पॉलिटिक्स अमंग द नेशन, ये पुस्तक पूछी जा चुकी है कई बार। अब बैक ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो उसमें आपको ये प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है। तीसरी इनकी किताब है डायलमास ऑफ पॉलिटिक्स। डायलमास ऑफ पॉलिटिक्स यानी कि राजनीति की दुविधा, इसको हिंदी में कहते हैं। 1958 में आई है, 1958 में। और इनकी जो चौथी किताब है साइंटिफिक मैन एंड पावर पॉलिटिक्स। साइंटिफिक मैन एंड पावर पॉलिटिक्स, ये इनकी किताब आई है 1946 में। सबसे पहली किताब ये आई 1946 में, साइंटिफिक मैन एंड पावर पॉलिटिक्स, वैज्ञानिक मानव और शक्ति राजनीति। ठीक। तो ये इनकी 4 प्रमुख किताबें आपको देखनी है जो किस किस सन में आई। लेकिन इसका मुख्य जो इनकी बेसिक किताब है जिसमें हम को यथार्थवादी दृष्टिकोण इनका देखने को मिलता है, इसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। अब इससे जुड़े कुछ कथन या आपने नोट डाउन कर लिया। अब हम दूसरा देखते हैं कि मार्गेंथ्यू ने अपने जो है इस यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए कौन कौन से कथन कहे। तो कुछ कथन, क्योंकि कथन भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम कुछ कथनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो किताब के साथ साथ और कथन, तो कथनों को हम देख लें कि कथन कौन कौन से मार्गेंथ्यू के रहे हैं। तो कुछ कथन यहाँ हम आपको लिखवा देते हैं, वरना आप किताबों में भी पढ़ें या जो बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो उसमें आपको कुछ न कुछ कथन मिल जाएंगे। कभी कभी कुछ ऐसे कथन भी मिलते हैं जो किताब में नहीं है लेकिन परीक्षा में, क्योंकि आपको आपकी किताबों की एक्सेस कुछ ही
किताबों तक रहती है, तो परीक्षा में भी अगर कोई कथन पूछा जाता है तो उस कथन को आप वहां पे नोट डाउन कर लिया करिए। जब भी कभी नोट्स बनाइए तो आप एक स्पेसिफिक पैराग्राफ, मान लीजिए A4 साइज है, तो एक आधे मतलब आप 2/3 में लिखिए, 1/3 आप छोड़ के रखिए। 1/3 छोड़ के रखने से फायदा क्या होगा कि आने वाले समय में मान लीजिए कुछ भी आपको किताब पढ़ने से मिलता है, कहीं किसी क्वेश्चन पेपर में मिलता है, ठीक, तो उस वहां पर आप उसको एक ही स्थान पर नोट डाउन कर लें। जगह जगह लिखने से क्या होगा कि आपका नोट्स जो होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा, छितरा हुआ हो जाएगा। इसलिए एक जगह पर स्थान आप छोड़े रहिए, जहां कुछ भी मिलता है पढ़ने लिखने के लिए आप वहां पर उसको मेंशन करते चलिए। चलिए, तो हम कुछ कथनों की चर्चा यहां पर कर लेते हैं। मार्गेंथियो के कुछ कथन जो रहे हैं, पहला कथन इनका रहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति सत्य के लिए संघर्ष है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति सत्य के लिए संघर्ष है। ठीक, दूसरा इनका कथन देख लीजिए, कुछ कथन यहां पर हम बोल दे रहे हैं, 2-3। दूसरा है शक्ति साधन व साध्य दोनों है। शक्ति साधन साध्य दोनों है। शक्ति पर इतना ज्यादा फोकस करने के कारण ही मार्गेंथियो की आलोचना भी की जाएगी। और इस स्थिति में इन्होंने किस प्रकार से शक्ति को परिभाषित करने का प्रयास किया। दूसरा नेक्स्ट जो है इनका है, दूसरे व्यक्ति के मन व कार्यों पर नियंत्रण ही शक्ति है। दूसरे व्यक्ति के मन एवं कार्यों पर नियंत्रण। इन्होंने कहा कि दूसरे व्यक्ति के मन के ऊपर और उसके कार्यों पर अगर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो इसी को उन्होंने किस रूप में परिभाषित किया, शक्ति के रूप में परिभाषित किया। और नेक्स्ट क्या है, वर्तमान परमाणु युग शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग है। क्योंकि वर्तमान परमाणु युग शक्ति तुलन स्वर्ण युग है। वर्तमान परमाणु युग शक्ति संतुलन का स्वर्ण युग है। इन्होंने ये बात बताई क्योंकि 1948 में जब इनकी किताब आ रही है उस समय अमेरिका एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य बन चुका है और उसने उसका सख्त प्रदर्शन हिरोशिमा और नागासाकी यानी कि जापान पर उसने करके दिखा दिया है। तो इन्होंने कहा कि आने वाला जो समय है, आने वाला जो विश्व है, वह किसका है, परमाणु युग का उदय होगा। और उन्हीं के साथ साथ उन्होंने देखा कि एक प्रकार से परमाणु हथियारों की होड़ लग गई। भाई अमेरिका के बाद रशिया ने बनाया, रशिया के बाद जो है चाइना, चाइना के बाद साथ साथ भारत, सभी देश क्या हो गए, परमाणु युग में या परमाणु शस्त्रों की होड़ में शामिल हो गए। और इस चीज को इन्होंने बताया कि जब दो देशों या दो से अधिक देशों या दो देशों के बीच में परमाणु संतुलन आ जाएगा, जैसे आज आप एक उदाहरण रूप में देख सकते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया है, तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कोई भी बहुत बड़ा युद्ध इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है। अगर आज भारत के पास परमाणु बम ना होता, केवल पाकिस्तान के पास होता, तो पाकिस्तान हमेशा क्या करता है, इस नीति का बेजा इस्तेमाल करता, इस शक्ति का बेजा इस्तेमाल करता, कहता कि बार बार कि भाई हम परमाणु बम से हमला कर देंगे और हमको दबाने की कोशिश करता। तो दो परमाणु शक्ति संपन्न राज्यों के बीच में कोई बड़े युद्ध नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर दोनों के बीच के ऊपर परमाणु हमला होने का खतरा बना रहेगा। और इसी शक्ति संतुलन को इन्होंने कहा कि स्वर्ण युग हो जाएगा क्योंकि शक्ति, इस प्रकार की शक्ति दो देश हासिल कर लेंगे या कई सारे देश हासिल कर लेंगे जिससे दोनों के विनाश का खतरा जो है बहुत ही व्यापक हो जाएगा। और इस खतरे से बचने के लिए, इस विनाश से बचने के लिए वह आपस में क्या करेंगे, शक्ति संतुलन का पालन करेंगे, बैलेंस ऑफ पावर के रूप में देखेंगे। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि यह शक्ति संतुलन का क्या है, स्वर्ण युग है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हमने आपको मार्गेंथियो के बताए।
अब हम देखते हैं कि इनके जो बेसिक्स, इनका जो मुख्य सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को समझते चलेंगे और उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही हम इनका यथार्थवाद पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ये जो इन्होंने 6 प्रकार के सिद्धांत दिए यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझने के लिए। इनकी ये छह सिद्धांत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और आप सभी को इनके 6 सिद्धांत पूरी तरह से याद होने चाहिए। जो भी, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे डिस्क्रिप्टिव, यानी कि अगर आप कोई ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं तो भी अगर आपका मार्गंथु का यथार्थवाद लिखना है तो ये 6 सिद्धांत आपको लिखने पड़ेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी है, जैसे नेट की है, तो भी ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से ये 6 सिद्धांत आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसको हम वन वन पॉइंट पॉइंट आपको बता देते हैं। जो इन्होंने 6 सिद्धांत दिए, पहले एक बार लिख लीजिए, फिर उनको हम एक्सप्लेन करेंगे पूरी डिटेल में जाकर के। पहला है राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम। राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम, राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम। दूसरा है राष्ट्रहित की प्रधानता। राष्ट्रहित की प्रधानता। तीसरा है राष्ट्रहित की गतिशीलता। राष्ट्र हित की गतिशीलता। राष्ट्रहित की गतिशीलता का मतलब क्या है कि राष्ट्रहित कभी भी स्थिर नहीं रह सकते हैं। राष्ट्रहित समय के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, यानी कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। और जिस चीज में लगातार परिवर्तन हो या एक निश्चित समय के बाद परिवर्तन हो जाए तो वह क्या होगा, गतिशील होगा, स्थिर तो होगा नहीं। तो इसीलिए राष्ट्रहित की गतिशीलता, अर्थात राष्ट्रीय हित का कोई निश्चित नियम नहीं है। यह क्या है? विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। पांचवा है विश्व और राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम अलग अलग हैं। विश्व और राष्ट्र के सामान्य नैतिक नियम अलग अलग हैं। यानी कि एक तरफ वैश्विक स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि राज्य के स्तर पर जो नियम है, जो नैतिक नियम है, वो अलग अलग हो जाएंगे। अभी आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो 6वां और अंतिम जो है इनका है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। स्वायत्तता, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, ऑटोनॉमी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये 6 नियम किसने, मार्गेंथ्यू ने बताए अपने यथार्थवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करने के लिए। अब वन बाय वन हम इनको स्पष्ट करते हुए चलेंगे। क्लियर? आप लोग ये 6 के 6 नियम आपको पूरी तरह से याद रहने चाहिए, तभी आप इसको, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो चाहे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो, आप इसको क्या कर सकेंगे, समझ पाएंगे। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि राजनीति का वस्तुनिष्ठ नियम क्या है। इस सिद्धांत को बताने के लिए हम एक चार्ट या डायग्राम का सहारा लेंगे और उसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मार्गेंथ्यू ने यह बताने का कोशिश किया कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है। इन्होंने कहा कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात होती है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को हम आईपी कहेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये शॉर्ट में लिख देंगे तो बार बार पूरा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, ये इंटरनेशनल राजनीति किससे चलती है, तो कहा भाई विभिन्न राज्य, विभिन्न राज्यों से मिलकर चलेगी। भाई जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति है
तो कैसे होगी? ये विभिन्न राज्य आपस में क्या करेंगे? क्रियाकलाप करेंगे, कई सारे राज्य मिलकर के क्रियाकलाप करेंगे और उसी से क्या होगी? यह चलती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आगे बढ़ती है। अब भाई विभिन्न राष्ट्रीय राज्य जो नियम है भाई विभिन्न राज्य मिलकर चलाएंगे, तो ये राज्य कैसे चलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कैसे शामिल होते हैं? यह क्या करते हैं? कुछ न कुछ नियम बनाते हैं। भाई हर राज्य किस प्रकार की विदेशी नीति अपनाएगा, कैसे रिश्ते अपनाएगा, वह शांतिवादी विचारधारा लेके चलेगा या आक्रमणकारी विचारधारा लेके चलेगा या साम्राज्यवादी विचारधारा लेकर के चलेगा, उसी आधार पर क्या होगा? सभी राज्य अपने राजनीतिक मतलब अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के लिए कुछ न कुछ नियम बनाएंगे, वस्तुनिष्ठ नियम बनाएंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, भाई कुछ पॉइंट्स बनाएंगे ना कि हम अपनी विदेश नीति किस दिशा में लेकर के चलते हैं। तो यही कहा कि विभिन्न राज्यों से जब मिल करके चलेगी तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति यानी कि आईपी में कुछ वस्तुनिष्ठ नियम बनेंगे। भाई तभी तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति चलेगी, भाई कुछ न कुछ नियम बनाए जाएंगे और उन नियमों का पालन हर देश के द्वारा किया जाएगा और उसी आधार पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में क्या होगा? वस्तुनिष्ठ नियम बनाएंगे, या बनाए जा सकेंगे या बनेंगे। ठीक, तो अब ये बात समझ में आ रही है ना कि अंतरराष्ट्रीय नियमों के संचालन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, कुछ नियम्स बनाए जाएंगे, जिसके आधार पर क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संचालन होगा। अब भाई अगर यह वस्तुनिष्ठ नियम जब बना लिए जाएंगे तो हमारी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी होगी? भाई उन नियमों के आधार पर चलेगी तो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का संचालन कैसे होगा, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था होगी कैसे, उसकी क्या कर सकेंगे? हम कुछ भविष्यवाणी कर सकेंगे। अब साहब ठीक, अब ये भविष्यवाणी कर सकेंगे का अर्थ क्या होगा? भाई अगर परमाणु हथियारों की होड़ लगी है, भाई सभी देश क्या करेंगे? परमाणु शक्ति संपन्न बनना चाहेंगे, तो हम कैसी भविष्यवाणी करेंगे कि विश्व शांति की ओर बढ़ रहा है या अशांति की ओर बढ़ रहा है? मार्गेंथ्यू के दृष्टिकोण से कहते हैं, मार्गेंथ्यू के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए कि अगर सभी देशों के पास समान हथियार होंगे, जिसकी बाद में यथार्थवादी बड़ी आलोचना करेंगे, नो यथार्थवादी, अभी इसके आगे उसकी जब डिस्कस करेंगे तो यह कंसेप्ट आपको और मजबूत हो जाएगा कि विश्व व्यवस्था में जो ये शक्ति की दौड़ लगी हुई है, मार्गेंथ्यू ये कहते हैं कि इस शक्ति के दौड़ से ही क्या होगा? शक्ति संतुलन स्थापित होगा, बैलेंस ऑफ पावर, क्योंकि हमारे पास भी जितने जो है हथियार और जो है बम बारूद है उतना आपके पास है, तो ना आप हमारे ऊपर हमला करने की सोचेंगे, ना हमको दबाने की सोचेंगे, ना हम आपको दबाने की सोचेंगे। ऐसी स्थिति में कि दोनों के बीच में क्या होगा? एक बैलेंस बन जाएगा। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी हो सकेगी कि हमारा विश्व व्यवस्था किस दिशा में चल सकती है। और अगर निशस्त्रीकरण शुरू हो जाएगा, डिसआर्मामेंट शुरू हो जाएगा कि सभी देश अपने देशों में शस्त्रों की कटौती करना शुरू करेंगे, कोई नया परमाणु बम नहीं बनाएगा, कोई वैसे घातक हथियार नहीं बनाएगा, तो एक भविष्यवाणी ये की जा सकती है कि इस प्रकार की क्रियाकलाप से भी विश्व में शांति स्थापना की जा सकती है कि जब किसी के पास कोई हथियार ही नहीं होगा तो एक दूसरे के ऊपर हमला करने की आक्रामक नीति कोई अभी अपना नहीं सकता है। तो ये दृष्टिकोण इन्होंने बताया। ठीक, अब इन्होंने ये बताया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संचालन कौन करता है। भाई आपको बताया था ना कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति किसके आधार पर चलती है? मानव स्वभाव के आधार पर चलती है, और कहा कि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो ये अराजकता दिखाई दे रही है मानव स्वभाव की देन है, क्योंकि मानव क्या होता है? नकारात्मक होता है, वह भय से डरा हुआ होता है, भयातुर होता है, और उस भय के कारण वो क्या करता है? बहुत ज्यादा शक्ति अर्जित करने की कोशिश करता है, जिसको हमने पिछली क्लास में एक व्यक्तिगत उदाहरण के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया था। तो ये बताया कि यहां पर ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कर्ता कौन है? राज्य हैं, और राज्य का संचालन किसके आधार पर होता है? राष्ट्रीय हित के आधार पर, बिल्कुल। तो ये क्या है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य क्या है? कर्ता है। यहाँ पर जो है मेन एक्टर कौन है? राज्य है। और राज्य का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा, यानी कि व्यक्ति के द्वारा। तो राज्य का संचालन किसके द्वारा होगा? व्यक्ति के द्वारा होगा। क्लियर? भाई राज्य की व्यवस्था का संचालन, राज्य क्या है? राज्य खुद कुछ नहीं करता, राज्य में बैठे हुए जो व्यक्ति होते हैं, जो सरकार के व्यक्ति होते हैं, वही तो राज्य की व्यवस्था चलाते हैं।
तो राज्य की व्यवस्था चलाने का काम कौन करता है? व्यक्ति करता है। और व्यक्ति कैसा होता है? व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक प्राणी होता है भाई, मनोवैज्ञानिक होता है ना, मनोवैज्ञानिक प्राणी है भाई। आप ये देखते हैं कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ बड़े आक्रामक स्वभाव के होते हैं, ठीक है, कुछ बीच वाला रास्ता अपनाते हैं। ऐसे ही स्वभाव के व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं ना। तो व्यक्ति में क्या है? मनोविज्ञान पाया जाता है, मनोवैज्ञानिक प्राणी होता है। यानी कि व्यक्ति कैसा होता है? ऐसे स्थिति में क्या होगा? व्यक्ति विवेकशील होगा, यानी कि वह सोच विचार करके काम करने वाला व्यक्ति होता है भाई। जब मनुष्य के हाथ में राज्य की सत्ता है तो वह यह सोचेगा ना कि ऐसी व्यवस्था की स्थापना की जाए जिससे विश्व व्यवस्था में हमारी पावर बनी रहे। अब जैसे आप डोनाल्ड ट्रंप की नीति देखिए, जो बाइडेन की नीति देखिए, इसके पहले जो है बराक ओबामा की नीति देखिए, भारत में आपने मनमोहन सिंह की नीति देखी, फिर आप नरेंद्र मोदी जी की नीति देख रहे हैं। इसके पहले जो है जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल की नीतियां आपने देखी। तो जैसे जैसे नेतृत्व बदलता है वैसे वैसे क्या होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को स्थापित करने का जो विचार है वह भी बदलता है। क्योंकि जैसा राष्ट्रीय नेतृत्व का विवेक होगा, जैसे उसकी विचारधारा होगी, जैसे उसकी शांत, जैसे उसकी सोच होगी, वैसे ही क्या करेगा वह विदेश नीति के निर्माण में पालन करेगा। तो अब ये सारी नीतियां किसके द्वारा है? क्योंकि व्यक्ति विवेकशील होता है और वह क्या होगा, वह राष्ट्र की नीतियों का संचालन अपने विवेक से करना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? विश्व में एक प्रकार से क्या होगी? ये समानता दिखाई देगी। भाई समानता कैसे दिखाई देगी? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच के आधार पर होगा। तो जितनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो किस बात को बल देंगी कि भाई विश्व में क्या हो? डेमोक्रेसी स्थापित हो जाए। जितनी भी ऑटोक्रेटिक कंट्री होंगी, जितना भी तानाशाही वाले देश होंगे, क्या चाहेंगे कि कोई हर एक राज्य के ऊपर एक तानाशाह का शासन हो जाए। यही जैसा ही एक किम जोंग यूंग के विचार से अगर पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि नहीं नहीं, ये डेमोक्रेसी वगैरह सब फालतू की चीज है, बेकार की चीज है। देखो हम जैसा शासन कर रहे हैं ऐसे सभी देशों के ऊपर एक प्रमुख हो जाना चाहिए और तभी शासन बढ़िया चलेगा। तो जैसी जिसकी विचारधारा वैसे ही क्या करेगा, वह स्थापना करना चाहेगा, व्यवस्था का निर्माण करना चाहेगा। और ऐसे ही स्थिति में क्या होगे? फिर व्यक्तियों के द्वारा नियम बनाए जाएंगे। क्लियर? तो एक तरफ क्या होगा? वस्तुनिष्ठ नियम बनेगा, राज्य की विचारधारा, और ये किसके द्वारा चलेगी? यह चलेगी व्यक्ति के आधार पर। तो जैसे व्यक्ति की सोच होगी वैसे ही वह क्या करेगा? अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संचालन के नियम भी बनाने का काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट, ये जो ग्राफ मैंने आपको समझाया, ये समझ में आया या नहीं? एक बार आगे बढ़िए, बता दें, फिर इसको हम आपको नोट डाउन करा दें, क्योंकि ये तो मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, फिर इसके पैराग्राफ को भी लिखवा दूंगा। एक बार आप बता दें ये समझ में आ रहा है या नहीं? एक बार कंफर्म करिए भाई जल्दी। बस एक ही लोग, चलिए। तो अब ये तो हमने ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास किया, क्योंकि आप पूरा या तो डिटेल में लिखेंगे या तो इसी शॉर्ट फॉर्म में लिख करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किस प्रकार से मार्गेंथ्यू का ये जो सिद्धांत है किस प्रकार से विश्व व्यवस्था को समझने में सहायता कर रहा है। क्लियर? अब इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए पैराग्राफ में। एक बार आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। मार्गेंथ्यू के अनुसार या मार्गेंथाउ के अनुसार कोई भी सिद्धांत, मार्गेंथ्यू के अनुसार कोई भी सिद्धांत, मार्गेंथ्यू के अनुसार कोई भी सिद्धांत मान्य या अमान्य आधार पर, मान्य या अमान्य, मान्य या अमान्य, सॉरी, कोई भी सिद्धांत मान्य या अमान्य इस आधार पर, मान्य या अमान्य इस आधार पर, मान्य या अमान्य इस आधार पर नहीं ठहराया जा सकता, मान्य या अमान्य इस आधार पर नहीं किया जाना चाहिए, मान्य पर नहीं किया जाना चाहिए या नहीं ठहरा कि है, कोई भी सिद्धांत मान्य या अमान्य इस आधार नहीं किया जाना चाहिए कि वह प्राचीन है, बल्कि बल्कि
उसे ऐसा करने नियम को मान्य अमान्य ठहराने के लिए, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए विवेक, अनुभव, तर्क, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए अर्थात मान्य अमान्य ठहराने के लिए उसे विवेक, अनुभव तथा तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। विवेक, अनुभव और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। खरा उतरना चाहिए। पैराग्राफ चेंज करके या सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। पहला हमने ये बताया लीजिए या पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, जो भी। इसके अनुसार यानी कि मार्गेंथ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति, मार्गेंथ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति, आईपी का प्रयोग करिए आप, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स शॉर्ट में लिखिए, मार्गेंथ्यू की जगह एम लिख दीजिए, हो गया। आप तो समझ रहे हैं कि कोई नोट्स आपको बाजार में तो बेचना नहीं है, आप एम लिख करके आगे बढ़ जाइए, आईपी लिख दीजिए, समझ रहे हैं कि क्या कंसेप्ट है इसका, ठीक। या कहीं मार्गेंथ्यू लिखिए, मार्गेंथ्यू लिख के ब्रैकेट में एम लिख दीजिए, कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति से वहां पर ब्रैकेट में लिख के आईपी लिख दिए। मान लीजिए एक आध साल बाद, 6 महीने बाद आप पढ़े और भूल जाएंगे एम क्या लिखा, खैर इतना तो समझदार आप नहीं है। तो इसके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित है, क्योंकि जिस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति मानव स्वभाव पर आधारित है, क्योंकि जिस प्रकार मानव का क्योंकि जिस प्रकार मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में जिस प्रकार मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में जिस प्रकार मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ नियम होते हैं, मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ नियम होते हैं, जिस प्रकार मानव स्वभाव के मनोविज्ञान में वस्तुनिष्ठ नियम होते हैं, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक नियम बनाए जा सकते हैं। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में वास्तविक नियम बनाए जा सकते हैं। क्लियर? उसी में थर्ड पॉइंट लिखें, किसी भी राजनेता के निर्णय या कार्य को समझने के लिए उस राजनेता के व्यक्तित्व को समझना होगा। किसी भी राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक नेता के निर्णय या कार्यों को समझने के लिए उस राजनेता के व्यक्तित्व को समझना होगा और तर्कों और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण करके सिद्धांत की रचना की जा सकती है या सिद्धांत रचना किया जा सकता है। सिद्धांत रचना किया जा सकता है, ठीक। जो चीज मैंने आपको पैराग्राफ में लिखा दिया। ठीक, जो पैराग्राफ में आपको लिखाया, जो मैंने आपको ग्राफ में समझाया था, उसी चीज को मैंने पैराग्राफिंग करा दी कि ठीक है, वो ग्राफ अगर मान लीजिए मिस करता है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे ऐसे ही पढ़ते समय आप भी ग्राफ, क्योंकि उसको इतनी कहानी लिखने के बजाय आप 4 लाइन लिखिए और उससे पूरा कॉन्सेप्ट एलिब्रेट कर लें। जब भी आपका शॉर्ट नोट बनता है, जब कभी आप मेंस की तैयारी करेंगे,
तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि हर चीज पढ़ लें। इसी चीज को कहा जाता है इन ब्रीफ नोट्स। ब्रीफ नोट्स यानी कि आप ग्राफ के माध्यम से समझ जाइए पूरी चीज को, कि 2 पन्ने में आपका पूरा ग्राफ 1 पन्ने में बन जाए और जिसमें आप पूरा मार्ग एंट्री को समझ जाए कि क्या क्या कहना है, क्या क्या समझाना है। लेकिन ठीक है, यहाँ पर एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नियम जो हमने बताया था वो क्या था? दूसरा सिद्धांत है राष्ट्रहित की प्राथमिकता। राष्ट्र हित की प्राथमिकता है, यही तो था दूसरा सिद्धांत इनका। ठीक है, अब ये देख, यहां पर भी हमको क्या देखना है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति। हमने यहां पर लिखा आईपी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो आधार है वो क्या है? अगर इसके आधार की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का क्या क्या आधार है? अभी आपने बताया नेशनल इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय हित है। ठीक, अब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का आधार राष्ट्रीय हित है, और राष्ट्रीय हित किसके आधार पर संचालित होती है? राष्ट्रीय हित आप तब ज्यादा से ज्यादा पूरा कर पाएंगे अपना जब आपके पास क्या होगी? नेशनल पावर होगी, राष्ट्रीय शक्ति होगी, अर्थात आपके पास शक्ति होगी। तो उसी शक्ति के आधार पर क्या करते हैं? राष्ट्रीय हित को पूरा कर सकते हैं आप। अब साहब जो राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित है, राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित है, लिख दीजिए पूरा भाई, राष्ट्रीय शक्ति। जब राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित है तो यही क्या कर सकता है? राष्ट्रीय शक्ति ही क्या करेगा? राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देगा। भाई जितनी आपके पास राष्ट्रीय शक्ति होगी उतना ही तो ज्यादा आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती चली जाएगी। तो इसी चीज को इन्होंने बताया कि राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता किस आधार पर है। अब साहब ये बताइए कि जो राष्ट्रीय हित है, ये राष्ट्रीय हित है, सभी राज्य इसको पूरा करना चाहेंगे, सभी राज्य इसे पूरा करना चाहते हैं। भाई केवल आप ही थोड़ी ना, केवल भारत ही राष्ट्रीय हित थोड़ी पूरा करेगा, विश्व के जितने राज्य हैं सब चाहेंगे कि हमारी राष्ट्रीय हित क्या हो? पूरा हो जाए। और इसी राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए ही क्या करते हैं? वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का संचालन करते हैं या पालन करते हैं। भाई राष्ट्रीय हित पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। भाई हम एक देश से दूसरे देश के बीच में संबंध क्यों स्थापित हो रहा है? क्योंकि हर देश चाहता है कि इनके साथ जुड़ेंगे तो मेरा ये लाभ होगा, और दूसरे देश को भी ये विश्वास होता है कि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हमारा ये लाभ होगा। और इसी राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए क्या है? एक दूसरे से हम संबंध स्थापित कर रहे हैं, और वही संबंध स्थापना क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा दे रही है। ये चीज क्लियर हुई? अब ये देखिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय हित, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय हित, इसका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है? भाई राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ही, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ही राष्ट्रीय हित को क्या किया जाता है? को चिन्हित किया जाता है। भाई हम जो है कनाडा से संबंध स्थापित कर रहे हैं, हमको परमाणु जो है न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियो चाहिए, मटेरियल चाहिए है। हम सऊदी अरेबिया से कर रहे हैं, हमको पेट्रोलियम चाहिए। हम जो है ईरान से संबंध स्थापित कर रहे हैं क्योंकि हमको पेट्रोलियम चाहिए, सस्ता पेट्रोलियम मिल जाएगा वहां से। तो जिन देशों के पास जो चीजें हैं वही यह क्या कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति, यही राष्ट्रीय हित क्या कर रहा है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति को चिन्हित कर रहा है कि हम किसी देश के साथ संबंध बनाएंगे और किससे दूरी करेंगे, यह किस पर डिपेंड करेगा? राष्ट्रीय हित के आधार पर। तो अर्थात कौन चिन्हित कर रहा है? राष्ट्रीय हित। और राष्ट्रीय हित या राष्ट्रीय हित से ही क्या होगा? राष्ट्रीय शक्ति प्राप्त करेंगे, और हम राष्ट्रीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? विदेश नीति का निर्माण। अब ये कैसे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां समझिए। राष्ट्रीय शक्ति पर ही क्या है? विदेश नीति का निर्माण होगा। साहब हम एकदम भूटान की तरह हैं। मान लीजिए एक उदाहरण ले रहा हूं, मैं भूटान की तरह एक छोटा सा देश हूं मैं, और मैं क्या करूंगा? तो क्या मैं कोई स्वतंत्र विदेश नीति बहुत अपना सकता हूं क्या? कि नहीं नहीं, मैं न्यूक्लियर पावर बन जाऊंगा और मैं जो है पूरी दुनिया की नाक में दम किया रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण किस आधार पर करेंगे? हम अपनी शक्ति के आधार पर करेंगे। भाई अमेरिका जो अपनी विदेश नीति अपनाता है
वह अपने पावर के दम पर ही उस विदेश नीति का पालन करता है कि अमेरिका विश्व में जो व्यवस्था चाहता है उस व्यवस्था के अनुसार अपनी विदेश नीति बनाता है। और जो एक कमजोर सा राज्य है वो क्या करेगा, अपनी विदेश नीति उस आधार पर बनाएगा जैसा उसका पावर है। भाई भूटान जब विदेश नीति बनाता है तो वो कहता है भाई भारत हमारा सबसे सहयोगी राज्य है और हमारी सारी सुरक्षा समझौते भारत के साथ है, हमारे ऊपर अगर हमला होगा तो हमारी तरफ से भारत लड़ेगा क्योंकि हम इसको अपना बड़ा भाई मानते हैं, हमने अपनी विदेश नीति को इस रूप से बनाया है। हम वो अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर रहा है। लेकिन वही पिद्दी सा राज्य नॉर्थ कोरिया क्या है, पूरे विश्व में दम किया हुआ है, उसने अपनी विदेश नीति ऐसी बनाई है कि ना हम इंडिविजुअल रहेंगे और जो कुछ होगा हम अपनी शक्ति इतनी हासिल कर लेंगे और जो कुछ भी हमसे बक 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 करेगा हम उसके ऊपर बम मार देंगे, लेकर के डूब जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उसने अपनी विदेश नीति इस रूप में अपना ली कि जिसकी जैसी पावर उसी के आधार पर उसकी फॉरेन पॉलिसी बनती है। भाई अगर पाकिस्तान ये कहे कि नहीं हम बिल्कुल आत्मनिर्भर विदेश नीति अपनाएंगे, हम किसी विश्व के दबाव में नहीं, अरे साहब जब आपके पास शक्ति होगी तब ना, आप भीख मांग के काम चला रहे हैं तो आप कैसे इंडिविजुअल फॉरेन पॉलिसी अपना सकते हैं। आपको चीन की हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा क्योंकि चीन से आपको पैसा लेना है। भाई आप चीन का विरोध कर ही नहीं सकते, चाहे जिस मंच पे खड़े हो चीन आपको कुछ भी करेगा, आप चीन के खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी विदेश नीति ऐसी हो ही नहीं सकती क्योंकि उसकी आपको उससे पैसा लेना है। अभी तक पाकिस्तान अमेरिका का ऐसे पूछ पकड़ा हुआ था। तो ये बात आप समझ गए कि विदेश नीति किसके आधार पर निर्धारित होती है, राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर ही विदेश नीति निर्धारित होती है। अगर आज हम भारत जो है स्वतंत्र विदेश नीति का पालन कर पा रहा है तो भारत इस बात का दम भरता है कि हम विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं, जिसको हमारे यहाँ सामान बेचना वो हमको सम्मान देगा ही देगा। ठीक है, अगर हमारे पास परचेजिंग पावर ना होती, हम भीख मांगने वाले देश होते, हमारे पास बिल्कुल कमाई ना होती, हम गरीबी या डिफिसिट में जाने वाले राष्ट्र होते तो शायद विश्व के सारे देश हमको ये तवज्जो न दे रहे होते जो आज हमको मिलता है। क्योंकि हम पूरे विश्व को ये पता है कि भारत में 100 करोड़ 135 करोड़ आबादी है और ये जिस भी प्रोडक्ट को यूज करेगी वह कंपनी जो है बहुत ऊपर चली जाएगी, जिस चीज को ये फायदा पहुंचाएगी उस चीज का। भारत के पास आज इतनी शक्ति है खरीदने की, विश्व के बड़े बड़े अच्छे अच्छे हथियार वो खरीद सकता है, उसके पास ये पावर है, इतना पैसा है उसके पास। इसलिए फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका सब अपना हथियार बेचने के लिए भारत के पास पहुंच रहे हैं। तो इस शक्ति का आधार जो है क्या है, यह विदेश नीति है। ठीक, और ऐसे ही कहता है कि विदेश नीति का निर्माण जिस आधार पर कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में विदेश नीति के निर्माण से ही क्या है, हम अपना लक्षित स्वार्थ पूरा कर सकते हैं, पूरा करते हैं। अब लक्षित स्वार्थ पूरा करते हैं मतलब हम विदेश नीति का वैसा ही पालन करेंगे जिससे हमको लाभ होगा। हमारा जो लक्षित स्वार्थ होगा उस लक्षित स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही क्या करेंगे, उसी प्रकार की विदेशी नीति का हम पालन करेंगे। और यही क्या है, यही तो क्या कह रहा है, इसी को तो हम क्या कह सकते हैं, यथार्थवाद। अब यथार्थवाद क्यों, क्योंकि अभी तक भारत क्या था, भाई रूस मेरा परंपरागत मित्र है, उसने हमको बहुत मुसीबत में मदद की है, हम रूस का गुणगान गाते हैं कि रूस हम मतलब इतना अच्छा दोस्त हमारा नहीं हो सकता। लेकिन आज हमारा लक्ष्य स्वार्थ है कि रूस चाह कर भी हमको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर नहीं बना सकता, क्योंकि उस पर किसकी दादागिरी चल रही है, अमेरिका की दादागिरी चल रही है। तो अगर हमको न्यूक्लियर पावर बनना है, भाई केवल बम बनाने के लिए नहीं, हमको ऊर्जा के लिए भी न्यूक्लियर पावर की जरूरत है, हमको न्यूक्लियर मटेरियल की जरूरत है, जिसमें आप 1, 2, 3 समझौता जब अंतरराष्ट्रीय राजनीति आपको पढ़ाएंगे तो मनमोहन सरकार की विदेश नीति में परमाणु समझौता, परमाणु जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप से हुआ था, तो 1, 2, 3 समझौता, तो उसमें कि बिना जो है एनपीटी पर साइन किए ही अमेरिका परमाणु जो आपूर्तिकर्ता देश हैं उनसे परमाणु सामग्री प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों की यह शर्त है कि जो एनपीटी पर साइन किया होगा उसी को हम देंगे। लेकिन भारत ने तो साइन किया नहीं, फिर भी वह क्यों कैसे प्राप्त कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ऐसी पॉलिसी लेकर के आया है कि जिसके माध्यम से, क्योंकि परमाणु जो भारत एक रिलायबल कंट्री है, एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है और उसने अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन, अपनी एटॉमिक डॉक्ट्रिन उसने बनाई है कि नो फर्स्ट यूज, नो फॉर एग्रेशन। तो ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार राष्ट्र है, उसको हम न्यूक्लियर सप्लाई दे सकते हैं, भले ही उसने एनपीटी पर साइन नहीं किया है। तो अब हमारा स्वार्थ क्या बना कि हम अपना अपना इच्छित लक्ष्य पूरा करना है, हमको विश्व मंच पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे पहुंच करके अमेरिका से हमने दोस्ती कर ली। तो अब हमारी अमेरिका से नजदीकी ज्यादा है और रूसिया से हमारी थोड़ी सी दूरी हो गई।
तो यही यथार्थवाद है कि हम अपने इच्छित लक्ष्य को पूरा करने के लिए विदेश नीति का निर्माण करें, और विदेश नीति राष्ट्रीय शक्ति पर आधारित है, और राष्ट्रीय शक्ति से ही राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? दूसरा ग्राफ क्लियर हो गया। अब इसको लिख लें। मार्गेंथ्यू के अनुसार, इसको बना लिए है ना आप? मार्गेंथ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक शक्ति के रूप में, मार्गेंथ्यू के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में परिभाषित हितों को, परिभाषिक हितों को, राष्ट्रीय शक्ति के रूप में परिभाषित हितों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिज्ञ या राजनेता, जो भी लिखें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राजनीतिज्ञ या राजनेता शक्ति के रूप में परिभाषित हितों को, शक्ति के रूप में परिभाषित हितों को, परिभाषित हितों, शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते और कार्य करते हैं। राजनीतिज्ञ या राजनेता शक्ति के रूप में परिभाषित हितों के अनुरूप ही सोचते और कार्य करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक यथार्थवादी सिद्धांत, राजनीतिज्ञ या राजनेता यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ही, यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ही, राजनीतिज्ञ या राजनेता यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ही अपनी नीतियों की रचना करते हैं। राजनीतिक यथार्थवादी या राजनीतिज्ञ कहिए या चाहे राजनेता कहिए, राजनेता या राजनीतिज्ञ यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ही, यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर ही नीतियों की रचना करते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत से प्रेरित होकर के ही मतलब होता है कि जिसमें हमारा फायदा है, जिसमें मेरा राष्ट्रीय हित है, जिसमें मुझे लाभ होने वाला है, ये यथार्थवाद है। ये नहीं कह रहे हमारे परंपरागत मित्र थे, इनसे कैसे हम दूरी बना लें, अमेरिका तो पहले हमारा दुश्मन हुआ करता था, उससे कैसे दोस्ती कर लें, ये सब क्या है, ये आदर्शवाद है। यथार्थवाद कहता है नहीं, इनसे फायदा है तो चलिए जुड़िए, उनसे नुकसान है तो ठीक है उनसे दूरी बनाइए। क्लियर? या उनसे कम फायदा तो उनसे दूरी बनाइए। यथार्थवादी नीतियों से प्रेरित होकर ही अपनी नीतियों की रचना करते हैं, अर्थात विदेश नीति का निर्माण यथार्थवाद के धरातल पर होता है। विदेश नीति का निर्माण यथार्थवाद के धरातल पर होता है, न कि आदर्श के। यथार्थवाद के धरातल पर होता है, न कि आदर्श के। यथार्थवाद के धरातल पर होता है, न कि आदर्श के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रहित की गतिशीलता। राष्ट्र हित की गतिशीलता। अब ये कहा है कि भाई कोई भी राष्ट्रीय हित एक समान, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, राष्ट्रीय हित में परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। तो इस हिसाब से हम दो तरह के राष्ट्रीय हित देखते हैं। पहले हम कहते हैं प्राथमिक राष्ट्रीय हित, प्राथमिक हित कहिए। फिर दूसरा है द्वितीयक हित या द्वितीय राष्ट्रीय हित। प्राथमिक राष्ट्रीय हित और द्वितीयक राष्ट्रीय हित। प्राथमिक राष्ट्रीय हित क्या है? सबसे पहला हित क्या है कि भाई हमारी सुरक्षा हो, राष्ट्रीय सुरक्षा। यह जो है क्या है, सबसे प्राइमरी है कि कोई भी देश अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं कर सकता, अपनी सिक्योरिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और क्यों? क्योंकि अगर यह क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है, किसी देश की सुरक्षा जो है क्या है, उसके अस्तित्व से जुड़ा विषय है।
अस्तित्व से जुड़ा है। भाई राष्ट्रीय हित आपकी सुरक्षा ही तो आपका अस्तित्व है। भाई अगर कोई भी देश, भाई जैसे ताइवान अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया तो आज इसका अस्तित्व समाप्त हो गया या नहीं कर हो गया। या हमारा तिब्बत, तिब्बत ही क्या है, तिब्बत अपनी सुरक्षा नहीं कर पाया तो उसकी सुरक्षा क्या हो गई, खतरे में पड़ गई और अब चाइना में मर्ज हो गया। तो सबसे पहला क्या है, आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा या सुरक्षा। इससे कोई भी देश समझौता नहीं कर सकता। अर्थात ये क्या है, ये राजनीति का मूल तत्व है, राजनीति का बेस है, मूल तत्व है। और राजनीति का मूल तत्व होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, क्या इसमें कोई समय के बाद परिवर्तन हो जाएगा कि ठीक है आज राष्ट्रीय सुरक्षा, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता है, हमारी भौगोलिक सुरक्षा। भाई हमारी बाउंड्रीज, हमारी कंट्री की जो बाउंड्रीज है ये हमारा प्राइमरी है, ठीक है। इसका आर्थिक विकास, भाई आर्थिक रूप से इसका विकास क्या होता है, भाई हमारी जो भौगोलिक सुरक्षा है ये हो सकती है, या सैन्य सुरक्षा, दोनों ले सकते हैं। ये क्या है, ये हमारी, इससे कभी भी हम समझौता नहीं कर सकते। भाई कोई हमारी बाउंड्री के अंदर घुस जाए, यह क्या है, यह इसको कोई भी राज्य इससे समझौता नहीं करेगा। तो ये मूल तत्व है, और मूल तत्व होने पर अर्थात इसका स्थिति और समय का प्रभाव नहीं पड़ेगा, का प्रभाव नहीं पड़ता। भाई चाहे जो टाइम पीरियड आ जाए हम अपनी बाउंड्रीज से समझौता नहीं करेंगे। भाई जो हमारी राज्य की सीमाएं हैं उन सीमाओं में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये प्राइमरी है। भाई इससे अगर समझौता कर लेंगे तो हमारा अस्तित्व ही क्या होगा, खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा भाई द्वितीय क्षेत्र क्या है, यह क्या है, यह आर्थिक और सामाजिक है, आर्थिक या सामाजिक हित है। ये इकोनॉमिकल और सोशल इंटरेस्ट की बात करता है। तो ये द्वितीय हित है। तो द्वितीय हित क्या होते हैं, ये समय के साथ बदल सकते हैं, समय के साथ बदलते हैं। ठीक है, आज हमारा आर्थिक हित है कि भारत पहले क्या था, भारत पहले जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राज्य नहीं था। तो हम क्या था कि जहां जहां से हमको अनाज मिलता था वहां से हम संबंध बनाते थे, ठीक है हमको अनाज मिल जाए। हमारे पास पेट्रोलियम नहीं था तो हम पेट्रोलियम के लिए हमने वो किया। सपोज अगर भारत में पेट्रोलियम हो जाए और उतना हो कि जितना ईरान, इराक या जो है सऊदी अरेबिया में होता है, तो भारत क्या करेगा, उन देशों से अपने हित तोड़ लेगा कि ठीक साहब आपके पेट्रोलियम की हमको जरूरत नहीं है, अब हम, हमारे पास खुद इतना पेट्रोलियम मिल गया है हमें कि हम उससे अपना पूरा काम चला लेंगे। तो इकोनॉमिकल और सोशल इंटरेस्ट क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। अब ये सोशल इंटरेस्ट की बात कहाँ आ गई साहब, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हम ये कहते हैं कि ठीक है हमारा डेमोक्रेसी होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन अगर हमको ये लग जाए कि पाकिस्तान में अगर सैनिक तानाशाही आ जाती है तो उससे हो सकता है हमारा भला हो, तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री जो बर्खास्त, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो बर्खास्त होगी, हो सकता है हम उसका विरोध न करें, ठीक। क्योंकि हमको ये पता है कि हो सकता है कि एक ये सैनिक तानाशाह आएगा, इससे हमारे फायदे ज्यादा हो जाएंगे। जैसे आप म्यांमार में आंग सान सू की सरकार को हटा करके वहां आर्मी तख्ता पलट किया गया, तो भारत ने बहुत विरोध नहीं किया, क्योंकि भाई ये उनका आंतरिक मामला है। तो ऐसी स्थिति में वहां पता था कि बहुत दिन तक एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रहने पाएगी, इसलिए हम आर्मी जो मिलिट्री शासन जो आया उसका अगर हम बहुत विरोध कर देते तो आज उनके साथ जो हमारे जो है ट्रेड एंड रिलेशंस है वो क्या होंगे, प्रभावित हो जाएंगे। क्योंकि हमको पता है बहुत दिन तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं रह पाएगी, रहेंगे ही सैनिक तानाशाह, तो क्यों हम इनको जो है मिलिट्री रूलर ही रहेंगे, तो हम इनसे क्यों बहुत विरोध करें, क्योंकि जितना हम विरोध करेंगे उससे ही उनसे हमारी दूरी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, समय के साथ साथ हम बदलते रहते हैं, कहीं पर हम इसके लिए चिल्लाएंगे और कहीं पर नहीं चिल्लाएंगे। अमेरिका जो डेमोक्रेसी की स्थापना करने का जिम्मा ले लिया पूरे विश्व में, कहा कि नहीं ट्यूनीशिया में बड़ा दिक्कत है, वहां पर जो है लोकतंत्र की स्थापना हो जाए। अरब स्प्रिंग आप जानते ही हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा। ट्यूनीशिया में उन्होंने लोकतंत्र की मांग की, फिर उसके बाद मिस्र में क्या किया, डेमोक्रेसी की मांग की, और वहां पर भी डेमोक्रेटिक मतलब रिवोल्ट हुए कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए वहां पर आंदोलन कराए गए।
फिर सीरिया का आप हाल देखिए, बशर अल असद की सरकार को हटा करके वहां पर भी क्या किया गया, डेमोक्रेसी की स्थापना के लिए इतना बवाल मचा और देखिए पूरे सीरिया को 12 शमशान घाट बना दिया। तो वो अमेरिका जो ट्यूनीशिया, मिस्र और सीरिया में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए इतना हल्ला मचा रहा है और कह रहा है कि नहीं यहाँ पर बड़ा दिक्कत है और यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी ही चाहिए, वही अमेरिका सऊदी अरेबिया में जो शाह का शासन है वहां पर क्यों नहीं डेमोक्रेसी की डिमांड करवाता है कि भाई ठीक है, सऊदी अरेबिया में जो शाह की सरकार है बहुत गड़बड़ है, वहां पर भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। होना चाहिए ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री 3 देशों में या विश्व के दक्षिण अफ्रीका के देशों में आप इतना बवाल मचाए हैं कि नहीं ठीक है वहां पर हमको चाहिए डेमोक्रेसी हो जाए तो ये बड़ा आदर्श व्यवस्था हो जाएगी। तो आप सऊदी अरेबिया के लिए भी हल्ला मचाइए साहब, क्या वहां भी आप कहिए कि नहीं नहीं वहां भी डेमोक्रेसी हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया और अमेरिका के आर्थिक हित बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत अच्छा से सब संबंध चल रहा है, वहां डेमोक्रेसी की डिमांड की कभी हल्ला करेगा ही नहीं। तो ये सामाजिक हित है, ये क्या है, यह भी बदल सकता है, हो सकता है कल सऊदी अरेबिया उसके कहे सुने में ना रहे तो वहां भी कहे नहीं यहाँ भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो ये समय के साथ साथ क्या होते हैं, ये बदलते हुए चलते हैं। क्लियर हो गया। तो इसीलिए कहा गया कि राष्ट्रीय हित क्या होता है, ये डायनेमिक है, स्थिर कभी भी नहीं रहता है। क्लियर। चलिए इसको पॉइंट में लिख लीजिए। पहला, मार्गेंथ्यू ने राष्ट्रीय हित को मार्गेंथ्यू ने राष्ट्रीय हित को मार्गेंथ्यू ने राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिवर्तनशील माना। राष्ट्रीय हित को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपरिवर्तनशील माना। राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अपरिवर्तनशील माना, जबकि अन्य दृष्टिकोणों से मार्गेंथ्यू ने राष्ट्रीय हित माना, जबकि अन्य दृष्टिकोण अर्थात आर्थिक, सामाजिक, अन्य दृष्टिकोण को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील माना। आर्थिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तनशील माना। नेक्स्ट पॉइंट, मार्गेंथ्यू के अनुसार राजनीति का मूल तत्व अस्थायी है। मार्गेंथ्यू के अनुसार राजनीति का मूल तत्व अस्थायी है। राजनीति का मूल तत्व अस्थायी है। राजनीति का मूल तत्व अस्थायी है। अतः राजनेताओं या राजनीतिज्ञों के लिए यह आवश्यक है कि सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक है कि राजनेताओं के लिए आवश्यक है कि सुरक्षा के संदर्भ में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। सुरक्षा के संदर्भ में किसी प्रकार की लापरवाही न करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राष्ट्रीय हित सापेक्ष निरपेक्ष दोनों अवधारणा है। राष्ट्रीय हित सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों अवधारणा है, अर्थात अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील दोनों है। अर्थात अपरिवर्तनशील और परिवर्तनशील दोनों है। अब ये राष्ट्रीय हित सापेक्ष और निरपेक्ष कैसे है? ये परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों है। अब सापेक्ष और निरपेक्ष का संदर्भ क्या है? भाई हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है, अगर मान लीजिए
हमारे अगल बगल जो अड़ोसी पड़ोसी थे, इनके पास किसी भी प्रकार का हथियार ना होता, तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को कोई भी खतरा ना होता। या हमारे अगल बगल जो देश हैं बड़े ही शांतप्रिय होते, जैसे भूटान, नेपाल, ऐसे देश होते, तो हमको जो है अपने भौगोलिक सुरक्षा को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई खतरा न होता। भाई शांत प्रिय थे, ठीक है, आपस में हम लोग मिल बांट के रह रहे हैं। जैसे यूरोपीय यूनियन के देश क्या है, वहां पर भौगोलिक सुरक्षा का कोई विषय रह ही नहीं गया है। वह सब क्या है, एक दूसरे से आराम से मिलजुल करके प्रेम व्यवहार में रहते हैं। वहां पर बॉर्डर डिस्प्यूट या आर्मी का इंक्रोचमेंट ये सब नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, एक तरफ चाइना घूसा चला रहा, कह रहा कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, सिक्किम मेरा है, डोकलाम में अपना चौकी स्थापित कर रहा है, एक प्रकार से घुस रहा है। इधर पाकिस्तान लगातार जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर के राज्य में क्या करता है, घुसपैठिया भेजता रहता है, हमला करता रहता है, और बार बार कश्मीर स्वतंत्रता का नारा लगवाता रहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, हमारा अगर हमारा अगल बगल जो देश है इस तरह के हैं, शांतप्रिय होते, तो हमारा जो है राष्ट्रीय हित क्या होता, उनकी तुलना में हम शांत होते। भाई जैसे आज हमारी है, अगर हमारे अगल बगल बहुत ही शांत प्रिय देश होते तो हमको इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये हमारी सापेक्ष है, क्योंकि हमारे अगल बगल बदमाश बैठे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, अपने आप को और पावरफुल करना है। हम अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5 का परीक्षण क्यों कर रहे हैं, कि सबसे ज्यादा खतरा जो है, एनिमी नंबर 1 हमारा कौन है, चाइना, और वो बहुत ही मजबूत है। तो उसकी कंपेरेटिवली क्या करना है, हमको अपने आप को मजबूत रखना है। इधर बदमाश पाकिस्तान बैठा हुआ है, तो ये भी क्या करता है, भारत के खिलाफ नीतियां बना रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत को अपने आप को इतना मजबूत रखना है कि वो पाकिस्तान का जवाब भी दे सके और चाइना से भी अपनी रक्षा कर सके। तो हमारी जो राष्ट्रीय हित होते हैं वो सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों हो जाते हैं। तो सापेक्ष का मतलब होता है कि किसी की कंपेरेटिवली, और निरपेक्ष का मतलब होता है ये होना ही होना है, चाहे अगल बगल शांत देश हो या अगल बगल बदमाश देश हो, तब भी हमको ये क्या करना है, ये करना ही करना है। ये सुरक्षा हमको अपनी बनाए ही रखनी है, ये जरूरतें हमको अपनी पूरी करनी है। भाई अगल बगल चाहे शांतप्रिय देश हो चाहे बदमाश देश हो, अपने इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमको कुछ ना कुछ नीतियां बनानी है या नहीं बनानी है। हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही करना नहीं, ठीक है। हमको अपने जनसंख्या, जो हमारे देश के लोग हैं, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको स्वास्थ्य की उनकी चिंता करना, उनके रोजगार की चिंता करना, उनके आर्थिक औद्योगिक और आर्थिक विकास की चिंता करना, ये तो हमको करना ही करना होगा ना। दोनों का शाब्दिक अर्थ मतलब ये होता है, सापेक्ष मतलब होता है किसी की तुलना में। भाई पाकिस्तान बदमाश है, चाइना बदमाश है, इसलिए क्या कर रहे हैं, बम बारूद गोला ये सब इकट्ठा कर रहे हैं। कभी कभी ये दोनों बदमाश अगर हमला किए तो हम इनका जवाब दे सके, उनके तुलना भी कर रहे हैं। भाई अगर वो लोग एकदम शांतप्रिय देश होते, अगर चाइना के पास भी कोई बम बारूद गोला, परमाणु बम ना होता, हाइड्रोजन बम फलाना बम ना होता, और पाकिस्तान के पास ना होता, तो हमको बहुत जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमको इन्हीं दोनों को ध्यान में रख करके हमको ये सब चीजें इकट्ठा करना पड़ा। ये है सापेक्ष, कि आपके के लिए हमको ये करना है, ठीक। और निरपेक्ष का मतलब होता है कि चाहे जो स्थिति हो हमको ये करना ही करना है। जैसे अपने यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करना, उनकी शिक्षा की चिंता करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये करना ही करना है ना। चाहे अगल अगल बदमाश हो चाहे शांत हो, आप अपने विकास के लिए कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, बात समझ गए या नहीं, क्लियर। अगर आपका पड़ोसी बदमाश है तो रिवाल्वर आप लाइसेंस लेने के लिए परेशान रहेंगे कि नहीं, कि यार ये जो है वो हमेशा छुरी चाकू दिखाता रहा, और सारा रिवाल्वर का लाइसेंस ले ले, हम बंदूक दिखाएंगे उसको। लेकिन अगर वो बहुत ही दोस्त वाला, बहुत संत तरह का होगा, तभी अपनी खेती बाड़ी, विकास, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देंगे कि नहीं ध्यान देंगे। यही है सापेक्ष और निरपेक्ष, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगला जो सिद्धांत है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का मूल्य है। भाई इस चीज को थोड़ा समझें हम। अब ये बताइए कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई इसे हवा में नीति तो नहीं हो सकती है। भाई अमूर्त रूप से जो दिखाई ना दे, या जो कहीं लिखा पढ़ा ना हो, कोई समझा ना हो, ऐसा किसी भी प्रकार का नियम बनाया जा सकता है क्या, अस्तित्व में जो हो ही ना, कि ठीक है चलो हम आज ऐसे चला ले रहे हैं, कल को फिर हम ऐसे चला लेंगे, परसों ऐसे चला लेंगे, ऐसा नहीं चलता ना। तो यही कह रहा कि अमूर्त नैतिक नियम क्या है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
अमूर्त ये नैतिक नियम नहीं हो सकते। अमूर्त नैतिक नियम नहीं हो सकते अर्थात इसका मतलब होता है कि जो भी नियम होंगे वो होने चाहिए, वो दिखने चाहिए। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी जब बनाते हैं तो उसको लिखते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि आप मन में रखे हैं कि हम चलो ऐसे ही विदेश नीति का पालन करेंगे। जो भी फॉरेन पॉलिसी बनती है, जो भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के चलाने के लिए आप व्यवस्था बनाते हैं, उसको क्या करते हैं, अमूर्त नहीं रखते, बल्कि उसको क्या करते हैं, लिख पढ़ करके या उसको अब दुनिया को बताते हैं कि वी द पीसफुल नेशन, हम एक शांत प्रिय राष्ट्र हैं। तो ये क्या है, अमूर्त नैतिक नियम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि विश्व क्या है, यथार्थवादी है। क्योंकि विश्व क्या है, यथार्थवादी है। और ये क्या है, यथार्थवादी है। इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसी है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, यथार्थवादी है। अमूर्त नैतिक नियम नहीं हो सकते, इसका मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति यथार्थवादी है। इसलिए हमको जो भी करना है वो क्या है, क्लियर कट सोचना होगा। अब ये नहीं कि चलो यार हमारा रशिया से परंपरागत संबंध था, चलो देखा जाएगा, अगर आगे पाकिस्तान से और जो है भारत अमेरिका से हमारा संबंध बनाना होगा तो देखेंगे, अभी बहुत विचार नहीं किया जा रहा है, या जरूरत पड़ेगी तो संबंध बनाने का। ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे आपको अच्छे संबंधों की शुरुआत करनी पड़ती है। आपको बार बार आना जाना पड़ता है, मिलना जुलना पड़ता है, उनको बुलाना पड़ता है, फिर अपने यहाँ वो स्तर बनाना पड़ता है कि वो आए और आपके पास ये निवेश का रास्ता खोजे। तो क्योंकि विश्व यथार्थवादी है, इसलिए अमूर्त नैतिक नियम नहीं चलेंगे। आपको सोच विचार के ऐसा नियम या ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी जिससे क्या हो, विश्व में आपकी पूछ हो सके, आपकी पहचान हो सके। तो यथार्थवादी है। और इसी स्थिति में क्या होगा, यथार्थवादी है तो क्या होगा, मूर्त या अस्पष्ट जो है क्या होंगे, मूर्त या स्पष्ट नियम चाहिए, नियम बनेंगे। क्योंकि यथार्थवादी विश्व है तो इसलिए स्पष्ट नियम बनेंगे कि अब हम चाहे जो हो, हर आदमी जानता है कि अब हम रसिया से दूरी बना रहे हैं और अमेरिका के नजदीक जा रहे हैं। ये क्या हवाबाजी नहीं हो रही है, आपको भी ये पता है। जब भी आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भारत अब अमेरिका के नजदीक जा रहा है और रशिया से दूर हो रहा है। क्लियर हो रहा है नहीं? या पाकिस्तान अब अमेरिका से दूर हो रहा है और चाइना के नजदीक जा रहा है। तो ये क्या है, ये मूर्त नियम बन रहे हैं, मूर्त रूप से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आप ये नहीं कहते नहीं शायद पाकिस्तान चाइना के नजदीक है, ये नहीं कहते, आप स्पष्ट कहते हैं हाँ अमेरिका से दूरी बना रहा है और चाइना के नजदीक जा रहा है। तो ये स्पष्ट नियम आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसी चीज को कहा, क्योंकि अगर ये अमूर्त नैतिक नियम बनाया जाता है, तो अमूर्त नैतिक नियम कब बनते हैं कि भाई, अमूर्त नैतिक नियम का मतलब होगा कि एक विश्व सरकार बनेगी, है नहीं, बनेगी। वह विश्व सरकार क्या लाएगी, विश्व शांति लाएगी, शांति लाएगी। अब ये आया नहीं या आएगा कि नहीं आएगा, हम क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। विश्व सरकार बनेगी, विश्व शांति लाएगी, देशों में क्या होगा, सह अस्तित्व होगा। भाई अच्छे अच्छे शब्द आ रहे हैं नहीं, सह अस्तित्व की भावना, सहयोग होगा। ये सब क्या है, ये किसका है, ये किस तत्व की बात कर रहा है? ये अमूर्त नैतिक नियम किसमें बन सकते थे? ये किस कॉन्सेप्ट को लेकर के बात कर रहा है? ये कौन सा सिद्धांत है, कौन सिद्धांत इसको मान्यता दे रहा है? बताइए भाई। आपको मैंने थंब रूल भी बताया था ना, जहां कुछ शब्द मिल जाए, ये किस, इसको कौन मानेगा? आइडियलिज्म, वेरी गुड ट्रिम। ये आदर्शवादी मानेंगे। ये आदर्शवादी, आदर्शवादी जो विचार है वो अमूर्त नैतिक नियम पर चलता है, जबकि यथार्थवाद किस पर चलता है, ये मूर्त नैतिक नियम पर, स्पष्ट नियमों पर चलता है। ये मूर्त नियम चाहता है, अमूर्त नियम नहीं चाहता है। क्लियर? तो इसीलिए कहा कि विवेक क्या है, राजनीति का उच्चतम मूल्य है। यानी कि राजनीति के संचालन के लिए आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ेगा, भावना से नहीं। विवेक का मतलब होता है बुद्धि, कि विश्व व्यवस्था में आप अपने को बनाए रखना है तो आपको भावना पे नहीं चलना है, आदर्शों पे नहीं चलना है। अरे साहब रशिया तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था, आपका इससे उससे दूरी बना ले, बुरा मान जाएगा, इससे नहीं, बुरा मान जाए तो मान जाए। क्योंकि हमको अच्छे से पता है कि रशिया आज हमको, वो हम उस यूएसएसआर से दोस्ती की बहुत पावरफुल था, आज वो अपनी शक्ति के लड़ रहा है तो हमारी क्या मदद करेगा?
इसलिए हम पहुंचे वर्तमान का पावरफुल स्टेट कौन है, अमेरिका। तो हम उसकी गोदी में जाके बैठ गए कि चलो साहब आप हमसे दोस्ती करिए, हम बराबर का रिश्ता रखते हैं, आप भी पावरफुल और हम भी उभरते हुए पावरफुल। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ भावना नहीं चल रही, यहाँ पर विवेक चल रहा है। इसलिए क्या कहा गया कि यथार्थवाद या मार्गदर्शी ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या है, विवेक से चलेगी, भावना से नहीं। यानी कि विवेक राजनीति का क्या है, उच्चतम मूल्य है, जिससे हमारा फायदा होगा, उसी से हम क्या करेंगे, अपने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निभाएंगे और चलाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी फटाफट लिख लीजिए। अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताएं, पहला पॉइंट, अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताओं के आधार पर, अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताओं के आधार पर, अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों के कार्यकलापों का संचालन, राष्ट्रों के कार्यकलापों का संचालन संभव नहीं है। थोड़ा तेज लिखिए फटाफट। अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों के कार्यकलापों का संचालन संभव नहीं है। अमूर्त विश्वव्यापी मान्यताओं के आधार पर राष्ट्रों के कार्यकलापों का संचालन संभव नहीं है। नेक्स्ट, मार्गेंथाउ के अनुसार जिस प्रकार नीति शास्त्र, मार्गेंथाउ के अनुसार जिस प्रकार नीति शास्त्र, इथिक्स, जिस प्रकार नीति शास्त्र किसी कार्य का मूल्यांकन, मार्गेंथाउ के अनुसार जिस प्रकार नीति शास्त्र किसी कार्य का मूल्यांकन, किसी कार्य का मूल्यांकन शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है, मार्गेंथाउ के अनुसार इथिक्स या नीति शास्त्र जिस प्रकार किसी कार्य का मूल्यांकन शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है, शुद्ध नैतिक आधारों पर करता है, उसी तरह राजनीतिक यथार्थवाद भी, उसी तरह राजनीतिक यथार्थवाद भी, पॉलिटिकल रियलिज्म भी या रियलिज्म भी कार्य का मूल्यांकन, उसी प्रकार राजनीतिक यथार्थवाद किसी कार्य का मूल्यांकन उसके राजनीतिक परिणामों से करता है, उसके राजनीतिक परिणामों से करता है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं जो तर्कसंगत हो, जो तर्कसंगत हो। विश्व और राष्ट्र के नैतिक नियम अलग अलग होते हैं। ठीक, अब ये इस चीज को थोड़ा समझे। भाई पूरी व्यवस्था एक, हम कह रहे हैं कि एक सार्वभौमिक नियम, पूरी विश्व व्यवस्था एक यूनिवर्सल लॉ से चल रही है। भाई सार्वभौमिक नैतिक नियम कर लीजिए, सार्वभौमिक नैतिक नियम, पूरे विश्व के लिए एक नैतिक नियम हो सकता है जिसका सभी को पालन करना है। अब साहब दो सुविधा, सार्वभौमिक नैतिक नियम क्या कह रहा है, होनी चाहिए विश्व, चाहिए, ठीक है, विश्व सहयोग के माध्यम से आगे बढ़े। अगर ये कहीं राष्ट्र क्या करते हैं, अगर इसका करेंगे जो नैतिक नियम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका परिणाम घातक हो सकता है। घातक क्यों होगा, अभी आपको भाई अगर इसका पालन करेंगे तो इसका परिणाम क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। बढ़ सकती है। भाई आप ये कहेंगे नहीं बनाएंगे, हम हथियारों की दौड़ में नहीं शामिल होंगे, हम घातक हथियार विनाशक हथियार नहीं बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सभी के साथ ये प्रॉब्लम है भाई। एक मिनट, एक बार कंफर्म कर दें, सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है क्या?
आपका अपना पर्सनल नेटवर्क होगा बेटा। ये पूजा का नहीं आ रहा, अभिषेक का आ रहा है, कुछ लोगों का आ रहा है। बस दो अजी सही। चलिए, तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी भाई अगर आप ये दिमाग में बैठा लें नहीं हम निशस्त्रीकरण करेंगे, हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, हम घातक हथियार नहीं बनाएंगे, हम जैविक हथियार नहीं बनाएंगे, या हम देश में बाउंड्री वाल या ये भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा नहीं करेंगे, हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स नहीं लगाएंगे, तो इस हिसाब से क्या होगा, आपकी सुरक्षा ही क्या होगी, खतरे में पड़ जाएगी। बहुत ज्यादा नैतिकता के चक्कर में अगर आप पड़े, विश्व नैतिकता के चक्कर में पड़े, तो भी क्या होगा, आपकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन दूसरा ये क्या है कि अगर इसका आप पालन नहीं करेंगे, पालन नहीं करेंगे, क्या होगा कि अगर आप विश्व नैतिकता का पालन नहीं कर रहे हैं कि भाई जो अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते हैं उनका पालन आप करेंगे, ठीक है, या निशस्त्रीकरण के जो प्रस्ताव ला रहे हैं, एनपीटी आ रहा है, सीटीबीटी आ रहा है, तो इस तरह के जो भी हैं अगर उनका पालन नहीं करते हैं पूरी तरह से, आप पर्यावरण के नियम, भाई जिसे पेरिस संधि हुई, अगर आप उससे बाहर हो जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित रिलेशन संधियां होती है, परमाणु सुरक्षा संबंधित संधियां हो रही हैं, जो है समझौते हो रहे हैं या सम्मेलन हो रहे हैं, तो ऐसे सम्मेलनों में अगर आप भाग नहीं ले रहे हैं और विश्व शांति, विश्व पर्यावरण, विश्व व्यवस्था की अगर बात नहीं करते हैं, तो आप क्या होगा, अगर आप नैतिक नियम का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा, विश्व बिरादरी से आप कट जाएंगे कि नहीं, से कट जाएंगे। भाई आज बताइए दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया कहीं पर है शामिल, अलग राग अलापता है तो पूरा विश्व से वो अलग थलग पड़ ही चुका है, वो कट गया है। भाई भाई यूएनओ से उसने अपनी सदस्यता हटा ली, ठीक है, वो जितने भी शांति समझौते या शांति जितने भी पर्यावरण सम्मेलन है, जितने भी जो है ऊर्जा सुरक्षा से संबंधित, परमाणु ऊर्जा परमाणु सुरक्षा से संबंधित जो सम्मेलन होते उसमें कहीं पर भाग नहीं लेता, तो विश्व बिरादरी से कटा हुआ है कि नहीं कटा हुआ है। तो इसलिए वह अपनी सुरक्षा तो कर पा रहा है, लेकिन विश्व मंच पर वह क्या है, देशों से, विश्व बिरादरी से वह अलग थलग है, कटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति जब विश्व बिरादरी से आप अलग थलग हो जाएंगे, तो अन्य देशों के साथ आपका संबंध क्या होगा, बन पाएगा कि नहीं। अब ये बताइए अन्य देशों से संबंध बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए भाई। अगर आप विश्व बिरादरी से कट जाएंगे तो अन्य देशों से संबंध आपका बनेगा या नहीं बनेगा, सोच पा रहे हैं, नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इंटरनेशनल रिलेशन में भाग नहीं ले पाएंगे। तो साहब क्या करना है, तो ऐसी स्थिति में कहना करना है कि एक काम करिए, विश्व मंच पर आप शांति शांति चिल्लाते हैं, जैसे भारत का क्या स्टैंड है कि नहीं डेमोक्रेसी होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, ताम झाम सब होना चाहिए, खूब जाकर के हल्ला मचाता है यूएनओ में बैठ के, नहीं विश्व शांति के लिए हमको करण के लिए प्रयास करना है, विश्व के बड़े देश इसके लिए सामने आए, पर्यावरण में हमको कटौती करनी है। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, आवाज खरीद रहा है, जो है फाइटर प्लेन खरीद रहा है, ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है, ये भी कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए ये भी कर रहा है, और विश्व बिरादरी में जाकर के शांति का नारा भी लगा रहा है। बात समझ गए या नहीं। तो इसलिए विश्व के लिए आप शांति दूत बनिए, आप अच्छी अच्छी बातें करिए, लेकिन अपने राष्ट्र की सुरक्षा ये कह रही है कि आप अपने आप को मजबूत भी करिए, आप अपने आप को ताकतवर भी बनाइए। तो ऐसी स्थिति में कोई देश क्या करेगा, वह मध्यम मार्ग अपनाएगा, ठीक है, शांति का हल्ला भी मचाएगा और सीधे जो है सारे हथियार भी बनाएगा, खरीदेगा और सारा कुछ करेगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए इसको लिखते लीजिए फटाक से। दोनों अतिवादी विचारधाराएं हैं, पहला पॉइंट, दोनों अतिवादी विचारधाराएं हैं, नहीं ना बहुत ज्यादा इसका पालन करना है ना बहुत ज्यादा इसका पालन करना है, दोनों अतिवादी विचारधाराएं हैं, दोनों अतिवादी विचारधाराएं हैं। अतः राष्ट्र इसमें समन्वय कर, अतः राष्ट्र को इनमें समन्वय करना चाहिए, अतः राष्ट्र को इनमें समन्वय करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सार्वभौमिक नैतिक नियम का पालन उसी मात्रा में करना चाहिए जिससे सुरक्षा खतरे में ना पड़े।
सार्वभौमिक नैतिक नियम का पालन उतनी ही मात्रा में करना चाहिए, सार्वभौमिक नैतिक नियम का पालन उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जिससे सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना पड़े। सार्वभौमिक मात्रा में ही करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में ना पड़े, खतरे में ना पड़े। ठीक, देखिए नेक्स्ट, प्रत्येक देश को प्रत्येक देश को प्रत्येक देश को सार्वभौमिक नियम, प्रत्येक देश को सार्वभौमिक नैतिक नियम का दिखावा अवश्य करना चाहिए, प्रत्येक देश को सार्वभौमिक नैतिक नियम का दिखावा अवश्य करना चाहिए, लेकिन सार्वभौमिक नैतिक नियमों का दिखावा अवश्य करना चाहिए, लेकिन इसे राष्ट्रीय नैतिक नियमों पर, राष्ट्रीय नैतिक नियमों पर, राष्ट्रीय नियमों पर या राष्ट्रीय हितों के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। दिखावा करिए लेकिन लागू मत करिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता। अब जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्तता को थोड़ा सा समझा देते हैं फिर दिखाते हैं। अब इसमें क्या है, क्योंकि इसके अनुसार यह माना गया है कि कोई भी राजनीतिक क्षेत्र, भाई ये भारत देश है, मान लीजिए भारत का क्षेत्र है, तो राजनीतिक क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं न कहीं हर एक चीज की आवश्यकता है। भाई आपको अर्थ की भी जरूरत है, व्यवस्था की भी जरूरत है, शांत की भी जरूरत है। भाई हर चीज चाहिए या नहीं चाहिए? एक देश के विकास के लिए हर उन चीजों को आपको लेना है, और यहाँ पर कहीं न कहीं नैतिकता का भी आपको पालन करना है। नैतिकता पालन करना है या दिखावा करना है, जो कुछ भी करना है आपको ये दिखावा करना है। तो ऐसे स्थिति में कोई भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सम्मिलित होने वाला देश इससे समझौता नहीं करेगा, और ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वह राष्ट्रीय शक्ति में अपने इन मूल्यों को, मैं राष्ट्रीय शक्ति की जब परिभाषित करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह इसको भी क्या करेगा, पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक, और दूसरा क्या है, क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भाग कौन ले रहा है? व्यक्ति भाग ले रहा है। ठीक, व्यक्ति भाग लेता है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब होता है कि व्यक्ति में कोई एक व्यवहार तो है नहीं, मनोवैज्ञानिक प्राणी है, उसके कई सारे आयाम हैं। जैसे वह क्या होगा, विश्व में प्रेम भी दिखाएगा, सबके साथ प्रेम व्यवहार भी दिखाता है और अपना भला भी चाहता है। दूसरा क्या है, अगर वह बहुत ज्यादा नैतिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा साधु संत टाइप का हो जाएगा, बहुत ज्यादा नैतिक हो जाएगा, तो संत की तरफ हो जाएगा, तो समाज में भागीदारी नहीं निभा पाता है। तीसरा, अगर ये कहा जाए कि पूरी तरह से वो आर्थिक रूप से सिर्फ अर्थ के विकास की बात सोचेगा, तो वह क्या होगा, वह कहीं ना कहीं लालची माना जाता है। भाई मनुष्य के दो कई रूप आप देखते हैं नहीं देखते। पहले कि अगर वह केवल राजनीति की, भाई अपने केवल सत्ता के बारे में सोचेगा, अपने हित के बारे में सोचेगा, तो आदमी कहेंगे ये तो सिर्फ अपना भला चाहता है। और सिर्फ अपना भला के बारे में कौन सोचता है? कहा जाता है ना कि यही तो पशु प्रवृत्ति है कि आप ही करें। भाई पशु क्या करता है, अपने ही खाने पर जोर देता है, दूसरे की चिंता नहीं करता। अपने बछड़े को भी गाय क्या करती है, मार करके नाद में खाने लगती है। वहां ये कहीं नहीं होता ना कि जब बछड़ा बड़ा हो जाता है, गाय की है, तो गाय क्या करती है, उसको खाने को छोड़ती नहीं, खुद भी खाती है, बल्कि उसको भौं मार करके हटा देती है, मुंह मार करके कि भाग जाओ। तो ये पशु, राजनीति में अगर मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा, अपना भला चाहेगा, तो वो स्वार्थी कहा जाएगा, पशु तुल्य कहा जाएगा। दूसरा, ये कहा गया कि वो बहुत ज्यादा अगर नैतिकता का पालन करेगा तो उसकी विवेकशीलता में कमी आएगी। भाई हर समय नहीं ठीक है, जो है शांति व्यवस्था होनी चाहिए, तो आप अपनी सुरक्षा को खतरा बना लेंगे। अगर व्यक्ति बहुत धार्मिक प्रवृत्तियों का पालन करेगा तो वो संत की तरह हो जाएगा, उसको किसी से हानि लाभ से कोई मतलब भी नहीं रहेगा।
और अगर हमेशा लाल अर्थ के अर्जन में या अर्थ विकास में लगा रहेगा तो उसे लोग क्या कहेंगे, लालची कहेंगे। और इसी मानव स्वभाव को उठा करके कहा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में रखिए, क्योंकि मानव स्वभाव की प्रकृति ही तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेगी। और वहां पर यही कॉन्सेप्ट वो बताता है कि ऑटोनॉमी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि राजनीति की व्यवस्था जो है मानव के इसी वैचारिक संतुलन के आधार पर चलेगी। ठीक, तो यहां पर क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्तपूर्ण है जितना कि वैधानिक, नैतिक और आर्थिक विकास या कानून व्यवस्था का विकास। उसी मनुष्य के इस व्यक्तित्व को उठा करके यहाँ पर हमको इसको समझाना है। ये चीज क्लियर हुई? आप इसको पूरा फिर से डायग्राम बनाए लिखें, एक बार बता दें, एक बार हमने समझाने का प्रयास किया, समझ में आ गया हो तो हम इसको लिखवाएं। अब समझ में आ गया है? अभी आप लिखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। डायग्राम बना दें? चलिए, अच्छा पहले एक बार लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। एक बार अब बना देते हैं, चलिए लिखिए पहले। इसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र, इसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र, इसके अनुसार राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्तपूर्ण है, राजनीतिक क्षेत्र उतना ही स्वायत्तपूर्ण है उतना ही स्वायत्तपूर्ण है जितना आर्थिक, वैधानिक और नैतिक, जितना आर्थिक, वैधानिक और नैतिक क्षेत्र, अर्थात 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 अर्थशास्त्री, धन या वित्त, अर्थशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय लिखिए, अर्थशास्त्रीय, ब्रैकेट में लिखिए धन ऑब्लिक वित्त, धन ऑब्लिक वित्त, विधिवेत्ता कानूनी पहलू, कामा, विधिवेत्ता कानूनी पहलू, विधिवेत्ता कानूनी पहलू, विधिवेत्ता कानूनी पहलू, कॉमा नीति शास्त्रीय नैतिक पहलू। अब इसको यही बता रहा हूं ना कि इसे आर्थिक क्षेत्र के बारे में कौन बात करेगा, आर्थिक अर्थशास्त्री जो होंगे वो धन और के व्यक्ति क्या करेंगे, नीति की बात करेंगे, नैतिक बात करेंगे। और कानून वेत्ता जो होंगे, कानून के जो विचारक विधियों पर बात करेंगे। ठीक है, तो कानूनी पहलुओं पर नीति शास्त्री नैतिक पहलुओं पर बात करते हैं। अर्थशास्त्री अर्थ क्षेत्र, कानून और नैतिक शास्त्री नैतिक पहलुओं पर बातचीत करते हैं या बात करते हैं। उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति, उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति उसी तरह अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति नाम से वर्णित, शक्ति नाम से वर्णित, यानी कि शक्ति के नाम से, अंतरराष्ट्रीय राजनीति किसके नाम से वर्णित की जाती है, पावर को फोकस कर रहा है, शक्ति के नाम से वर्णित, स्वार्थ के संदर्भ में चिन्हित करता है, स्वार्थ के संदर्भ में चिन्हित करता है। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के नाम से चिन्हित या शक्ति के नाम से वर्णित संदर्भ में चिन्हित करता, अतः इसे स्वायत्त विषय के रूप में मान्यता देना चाहिए। अब इसको हम बना दे रहे हैं, अब आप देख लीजिए।
ठीक। अब ये कह रहा है कि जैसा मानव स्वभाव होगा, भाई स्टार्टिंग में ही हमने बताया कि मानव स्वभाव का ही परिणति क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था है। तो मनुष्य क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति या मानव स्वभाव अंतर अनुशासनात्मक है। मनुष्य का स्वभाव क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। भाई उसका एक राजनीतिक स्वरूप होता है, उसका एक नैतिक स्वरूप होता है, उसका एक धार्मिक स्वरूप होता है, उसका एक आर्थिक स्वरूप होता है। अगर मनुष्य राजनीतिक केवल राजनीति यानी कि केवल सत्ता के बारे में सोचेगा, केवल पावर या सत्ता के बारे में सोचेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यह अनैतिक माना जाएगा। भाई अगर केवल आप अपने लाभ के बारे में सोचेंगे, अपनी सत्ता के बारे में सोचेंगे, अपने पावर के बारे में सोचेंगे, तो अनैतिक माने जाएंगे ना, कि भाई ये आदमी तो हमेशा अपना भला चाहता है, पशु की तरह है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में बात सोचता है। क्लियर। दूसरा साहब, आपने उसके नैतिक पहलू की बात किया, तो कहीं ना कहीं आप इसके इथिक्स की बात करेंगे, नैतिकता की बात करेंगे। भाई जो बहुत जरूरत से ज्यादा नैतिक होगा वह तर्क से अलग होगा। तर्क ये कहता है कि जिसमें आपका फायदा हो वो आप काम करिए, नैतिकता ये कहती कि नहीं नहीं, अरे पहले हमारा रसिया बहुत अच्छा दोस्त था, कैसे उससे हम दूरी बनाए, ये तो नैतिकता के खिलाफ बात होगी। जब हम मुसीबत में थे तो उसने मेरा बड़ा सहयोग किया था, तो ये हमारा तो बड़ा गड़बड़ बात है कि आज हम उससे दूरी कैसे बनाए, ये नैतिक नियम ये कह रहा है ना। लेकिन अगर नैतिकता अगर अधिक हो जाएगी तो तर्क से आप अलग हो जाएंगे ना। तर्क ये कह रहा है नहीं साहब, रसिया कमजोर हो गया, उसको छोड़ो, अब जो मजबूत है उसको पकड़ो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, धार्मिक। अगर बहुत धार्मिक हो जाएंगे कि साहब चाइना भी बौद्धिस्ट कंट्री है, या अगर चाइना ये सोचता कि भारत एक बौद्धिस्ट कंट्री है, महात्मा बुद्ध जो है हमारे भारत में ही पैदा हुए थे, तो हमको भारत से कभी लड़ाई उड़ाई नहीं करना चाहिए, हम भारत के साथ बहुत प्यार से मिल बांट के रहेंगे, भारत हमारा, भाई हमारे भगवान वहीं से पैदा हुए हैं, इस टाइप की फीलिंग्स के साथ आगे बढ़े। तो क्या चाइना भारत पर इस तरह का हमला करता या इस तरह की गतिविधियां अपनाता? कभी ना अपनाता, अगर वो इस तरह से धार्मिक होकर के सोचने लगता। मैक्सिमम वहां पर क्या है, बुद्धिस्ट है, और बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, भारत में हुआ, तो ओरिजिन कंट्री का होने के नाते वह कभी इस तरह का काम करते ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति धार्मिक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर धार्मिक पहलू बहुत बढ़ जाएंगे, तो एक प्रकार की संत वाली फीलिंग आ जाएगी। तो यथार्थवादी राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति कहती है कि इस टाइप की फीलिंग के साथ कभी भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलती है। धर्म के आधार पर भाई किसी के साथ यह चीजें नहीं स्थापित की जा सकती हैं। और दूसरा जो है, ये कहा जाएगा केवल इकोनॉमिकल, अगर मानव के स्वभाव में हो कि केवल आर्थिक विकास के बारे में बात सोचेगा, तो आदमी सोचेगा कि कहीं न कहीं क्या है, एक नकारात्मक हो कि ये व्यक्ति बहुत लालची है, बहुत ही जो है हपसी है, कि ये हमेशा जो है फायदा और लालच की बात करता है, हमेशा अर्थ लाभ की बात करता है। तो क्या आप मनुष्य हैं, भाई आप सभी मनुष्य हैं, आपके अंदर ये सारे गुण पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं हम राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, सेवा भावना। आप देखिए ड्रामा कर रहे हैं हम, क्योंकि हम जनेऊ और चोटी और घंटी और वो टोपी और लुंगी ये सब क्यों प्रयोग कर रहे हैं, धार्मिक प्रतीक चिन्ह क्यों प्रयोग कर रहे हैं, हम बहुत धार्मिक आदमी हैं। अरे धार्मिक नहीं, आप वोट के लिए सब कर रहे हैं। तीसरा, हम नैतिकता की बात इसलिए कर रहे हैं कि लोगों के सामने खूब अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं जिससे वोट हमको फायदा मिले, ठीक है। और आर्थिक, भाई हम सबका विकास चाहते हैं। अरे सबका विकास नहीं, आप अपना विकास पहले चाहते हैं, सबका विकास बाद में चाहते हैं। ये मानव स्वभाव आप समझ गए या नहीं? तो ये है ऑटोनॉमी है इंटरनेशनल रिलेशन की, जो कोई भी देश है वह अपनी राजनीतिक सत्ता यानी कि अपनी पॉलिटिकल पावर के दम पर सो जो है पूरी विश्व व्यवस्था में नैतिकता का पालन, हम विश्व शांति चाहते हैं। अरे साहब शांति चाहते हो तो बम काहे बना रहे हो? हम धार्मिक हैं, हम सभी धर्म के मूल्य मान्यताओं को मान्यता दे रहे हैं, ठीक है, हम सब धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं या धर्म को एक आंख से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ इस तरह के संरक्षणवाद की नीति क्यों अपनाई जा रही है? भाई धार्मिक देश पाकिस्तान है, हिंदुओं को रहने ही नहीं देना चाह रहा है। उइगर मुसलमान है, चाइना में जीना मुहाल करके रखा है। भाई हमारे यहाँ तो मुसलमान भाई बहुत प्यार से रह रहे हैं और शांति से रह रहे हैं, लेकिन चाइना में देखिए जो है उइगर मुसलमानों का क्या है, उनको बिल्कुल घेर घेर करके एक जगह जिसे जो है बकरी को बांध दिया जाए वैसे रोक दिया गया, आप बाहर आएंगे जाएंगे नहीं, कहीं किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं। एक कंट्री ये है। केवल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात आप नहीं कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं भाई हम अपना सांस्कृतिक विकास भी कर रहे हैं, धार्मिक विकास भी कर रहे हैं, राजनीतिक विकास भी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से मानव स्वभाव बहुआयामी है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। और वहां पर भी इन कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ऑटोनॉमी, इनको भी अलग अलग रूप से जोड़ करके एक नैतिक दृष्टिकोण से पूरे विश्व मंच को दिखाना है।
ये चीजें समझ पाए या नहीं? अब समझ में आ गई? जल्दी बताइए भाई। हार पर बाकी कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखवा दिया है, समझ में आ गया है? बस एक ही लोग बताएंगे और लोगों को समझ में लग रहा नहीं आया। इस आधार पर चलिए लिखिए, इस आधार पर मार्गेंथिव या मार्गेंथाउ, इस आधार पर मार्गेंथाउ ने कहा कि किसी भी राज्य को एक ही समय में, इसी आधार पर मार्गेंथाउ ने कहा कि किसी भी राज्य को एक ही समय में बहुआयामी चरित्र, बहुआयामी चरित्र, बहुआयामी चरित्र, बहुआयामी चरित्र, बहुआयामी चरित्र प्रदर्शित करना चाहिए, बहुआयामी चरित्र प्रदर्शित करना चाहिए, बहुआयामी चरित्र प्रदर्शित करना चाहिए, अर्थात शक्तिशाली, कौमा नैतिक, कौमा विधि पालन, शक्तिशाली कौमा नैतिक कौमा विधि पालन, सभी आयामों में समन्वय करना चाहिए, सभी डायमेंशंस में क्या करना है? कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, सभी आयामों में समन्वय करना चाहिए। सभी आयामों में समन्वय करना चाहिए। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि ये था पूरा मार्गेंथ्यू के 6 सिद्धांत, और 6 सिद्धांतों को हमने बहुत ही डिटेल में जाकर के मार्गेंथ्यू ने अपने 6 सिद्धांतों के माध्यम से यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास किया। अब ये ऑटोनॉमी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स समझ में आ गया सबको कि किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करके विश्व को दिखावा करना चाहिए। अब साहब इसकी आलोचना कुछ कर ली जाए। इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना जो है वो नव यथार्थवादी करेंगे। नव यथार्थवादियों ने कहा कि भाई आगे इसकी चर्चा होगी तो और समझेंगे। नव यथार्थवादियों ने कहा कि मार्गेंथु ने केवल शक्ति का जो आधार लिया, शक्ति को किस रूप में परिभाषित किया? शक्ति का आधार इन्होंने केवल सैन्य शक्ति के बारे में जोर दिया है। इनका जो सबसे बड़ा मोटिव है वो सैन्य शक्ति का है, जबकि केवल शक्ति का एक ही आयाम नहीं है, शक्ति कई तरह की होती है भाई। शक्ति आर्थिक हो सकती है, ठीक है, सांस्कृतिक हो सकती है, ये शक्ति के कई स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन मार्गेंथ्यू ने केवल शक्ति का एक ही दृष्टिकोण ज्यादा प्रभावित किया या ज्यादा दिखाने की कोशिश की, वो थी क्या? मिलिट्री पावर या सैन्य शक्ति या सामरिक शक्ति, स्ट्रेटेजिकल पावर, इसको सामरिक शक्ति का शब्द का प्रयोग किया जाए। तो यह क्या है? इसकी एक सबसे बड़ी आलोचना मानी जाती है। दूसरी आलोचना एक विचारक है, उनका नाम है वासरमैन। वासरमैन का एक कथन है, इसको लिख लीजिए। मार्गेंथ्यू का सिद्धांत, मार्गेंथ्यू का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक विकास के सिद्धांत पर, मार्गेंथ्यू का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक सिद्धांत पर, वैज्ञानिक सिद्धांत पर अंकुश लगाता है, वैज्ञानिक सिद्धांत पर अंकुश लगाता है। मार्गेंथ्यू का सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक सिद्धांत पर अंकुश लगाता है। कैसे? अब बताता हूं आपको। कहा कि भाई ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका विकास हो रहा है, 1948 में किताब आ रही है, और आपको पता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत भी कहां हो जाती है? व्यवहारवादी उपागम के आने के बाद। इतना तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, पीछे से कुछ जोड़ ही लेंगे। तो व्यवहारवादी जो उपागम आया वो राजनीति विज्ञान को बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन की बात कर रहा है, और इन्होंने कहा कि अब तक आदर्शवादी क्या है? आदर्शवादी मूल्यों पर बहुत बल देते आए हैं, आदर्शों पर बहुत बल देते आए हैं। यहाँ पर हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थवादी और वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन कि मानव स्वभाव कैसा है, मानव स्वभाव की व्याख्या की और उसका वैज्ञानिक अध्ययन का।
साहब विज्ञान कभी भी प्रिडिक्शन पर नहीं चलता है, विज्ञान कभी भी प्रिडिक्शन पर नहीं चलता, वो किस पर चलता है, रियलिज्म पर, यानी जो सही में दिख रहा है वो वही। और इन्होंने मानव स्वभाव का ऐसा माना, मानव स्वभाव को पहले ही मान लिया क्या है, नकारात्मक। तो साहब आप प्रिडिक्शन पे तो आ गए भाई, आप मानव स्वभाव को तो पहले ही कह रहे हैं कि नेगेटिव होता ही है। अरे आदमी क्या नेगेटिव ही होता है, ये आपने मान लिया, ये पूर्वाग्रह है। आप किसी परीक्षण या तथ्य से नहीं समझ पाए, आपने पहले ही मान लिया कि बदमाश होता ही होता है। और अगर ये स्वास्थ्य सहयोग दिखा भी रहा है, भाई आप फिर दूसरा तर्क होकर फिर सहयोग कैसे कर रहा है, आपने कहा कि अरे ये सहयोग कर भी रहा है ना तो अपने हित के लिए कर रहा है, अपने लाभ के लिए सहयोग करता है। और वैसे ही राज्य क्या है, सभी राज्य स्वार्थी हैं, सभी राज्य आपस में जो प्यार व्यवहार या संबंध संगठन बना रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपने हित के लिए कर रहे हैं। तो जो भी सिद्धांत पहले से ही प्रोडिक्शन पर चलेगा, प्रेजुडिस पर चलेगा, पूर्वाग्रह पर चलेगा, वो कभी भी वैज्ञानिक नहीं हो सकता। इसलिए वासरमैन ने कहा कि ये जो है क्या है, कोई भी प्रेजुडिस अगर यह अपना रहा है तो क्या कर रहा है, ये वैज्ञानिकता पर। चलिए दूसरा एक विचारक है हॉफमैन, हॉफमैन, इनकी किताब का नाम है कंटेम्परेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, कंटेम्परेरी थ्योरी ऑफ आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, कंटेम्परेरी थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन इनकी किताब है। इन्होंने मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को अद्वैतवादी कहा, मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को अद्वैतवादी यानी कि मोनिस्टिक कहा, अद्वैतवादी कहा यानी कि मोनिस्टिक कहा। ठीक, मोनिस्टिक का मतलब समझते हैं, जिसमें एक तत्व की प्रधानता हो, मोनिस्टिक कहा। और वो अद्वैतवादी हॉफमैन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ही सिद्धांत पर बल दिया, कौन, शक्ति, और वो भी कौन सी, स्ट्रेटेजिकल पावर, सैन्य शक्ति। तो इसलिए क्या है, एक मोनिस्टिक थ्योरी है, एक ही तत्व को लेकर के पूरे अंतरराष्ट्रीय संबंध को समझने का जो प्रयास इन्होंने किया ये गलत है, यह आलोचना की उसने और इसको मोनिस्टिक थ्योरी कहा। ये क्योंकि ये सवाल बना है कि कौन है जो अंतरराष्ट्रीय मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को मोनिस्टिक थ्योरी के नाम से डिनोट करता है, और यह क्या है, ये कौन है, हॉफमैन है। और इन्होंने जो दूसरा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने इस सिद्धांत को इनका मानना है कि इस सिद्धांत में असंगतियों की अधिकता है, यानी कि यह मार्गेंथ्यू का यह सिद्धांत क्या है, असंगतियों की अधिकता है। इस शब्द को कहकर उन्होंने कहा कि मार्गेंथ्यू का जो यथार्थवादी सिद्धांत है इसमें क्या है, असंगतियों की अधिकता पाई जाती है, इसमें बहुत ज्यादा जो है, जो ये क्या कर रहा है, ये इसमें कंट्रडिक्शन है, एक जैसा नहीं है। चलिए नेक्स्ट विचारक है रॉबर्ट टक्कर, रॉबर्ट टक्कर रहता है, टक्कर जो भी टक्कर, रॉबर्ट टक्कर ने क्या कहा साहब, इसको देख लीजिए। यह सिद्धांत ना तो वास्तविकता से मेल खाता है ना ही पारंपरिक रूप से, रॉबर्ट टक्कर, यह सिद्धांत न तो वास्तविकता से मेल खाता है, यह सिद्धांत न तो वास्तविकता से मेल खाता है न ही पारंपरिक रूप से, ये स्टेटमेंट है, बस लिख लीजिए। ठीक, यह सिद्धांत न तो वास्तविकता से मेल खाता है और न ही पारंपरिक रूप से, यानी कि यह रियलिज्म भी नहीं है और न ही परंपरागत रूप से यह सिद्धांतवादी ही है या आदर्शवादी है। न तो ये वास्तविकता से मेल खा रहा है और न ही परंपरा से, पारंपरिक रूप से। ठीक, अब साहब ये तो हो गया आलोचना। अब इसका जो महत्व बताया, यानी कि अगर इसके महत्व की बात करें तो एक विचारक है थॉमसन, थॉमसन ने मार्गेंथ्यू के सिद्धांत को बेहतर बताने की कोशिश की, अच्छा बताया। और थॉमसन का जो स्टेटमेंट है वो लिख लीजिए, मार्गेंथ्यू विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान है, मार्गेंथ्यू समकालीन विश्व के, मार्गेंथ्यू समकालीन विश्व के, मार्गेंथ्यू
सॉरी समकालीन विश्व की नहीं, विश्व के समकालीन राजनीति, सॉरी ये स्टेटमेंट थोड़ा सा बदल दीजिए इसको क्योंकि कंसेप्ट सही नहीं बना। मार्गेंथाउ विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में विश्व राजनीति के समकालीन लेखकों में सबसे महान है। थॉमसन ये कहता है कि मार्गेंथाउ क्या है, जो उस समय की विश्व व्यवस्था के वर्णन करने वाले जो भी राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर अपने विचार दिए, उनमें मार्गेंथाउ क्या है, सबसे महान है, क्योंकि इसने उस समय की परिस्थितियों की बड़ी ही अच्छी व्याख्या की है और यह बताया है कि विश्व में जो भी व्यवस्था चल रही है वह क्या है, उसी आधार पर यह आगे बढ़ सकती है। और थॉमसन ने इसी चीज को और आगे जोड़ करके बताया कि ये महान है और महान ही नहीं, इन्होंने विश्व को समझने के लिए क्या किया, विश्व राजनीति को, यह विश्व शांति के लिए मार्गेंथाउ को उन्होंने कहा, भाई थॉमसन ये मानते हैं कि मार्गेंथाउ ने विश्व शांति के लिए 3 उपाय बताए हैं, विश्व शांति के 3 उपाय बताए हैं, ठीक है, विश्व शांति के 3 उपाय बताए। और वो 3 उपाय कौन कौन से हैं? पहला उन्होंने कहा कि नियंत्रण, ठीक, और ये नियंत्रण कैसा, यानी कि निशस्त्रीकरण, निशस्त्रीकरण की बात की जाए और सामूहिक सुरक्षा, सामूहिक सुरक्षा और निशस्त्रीकरण, इस चीज को उन्होंने कहा कि भाई शस्त्रों के विकास पर या शस्त्रों की होड़ पर क्या है, नियंत्रण किया जाए और सामूहिक सुरक्षा की जाएगी, जिससे क्या होगा, विश्व शांति आएगी। दूसरा इन्होंने कहा कि रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण किसका होगा, राष्ट्रीय सरकार का विश्व सरकार में। भाई अगर जैसे यूरोपीय यूनियन बना या ऐसे क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जुड़ करके राष्ट्रीय सरकारें हैं वो रूपांतरित होकर के किसमें चली जाए, विश्व सरकार के रूप में बदल जाए। और क्या होगा, तीसरा इन्होंने जो बताया, सामंजस्य, सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन, सभी देश मिलकर संधि और समझौता करेंगे, सभी देश मिलकर संधि व समझौता करेंगे, सभी देश मिलकर के संधि और समझौता करेंगे। तो इस आधार पर थॉमसन ने क्या किया, इस जो है महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया कि मार्गेंथाउ शक्ति के साथ साथ विश्व शांति का भी एक रास्ता देते हैं, और इस आधार पर उन्होंने 3 तरीके की विश्व शांति लाने की बात कही कि ये 3 प्रकार हैं जिसके साथ हम विश्व शांति को स्थापित कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये था भाई यथार्थवाद का सिद्धांत, मैंने पूरी तरह से आज समाप्त किया और इसमें मार्गेंथाउ के विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया कि किस प्रकार मार्गेंथाउ ने अपने 6 सिद्धांतों के माध्यम से यथार्थवाद की व्याख्या की और उनकी कुछ आलोचना और महत्व को भी हमने यहाँ पर देखा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है 9 यथार्थवाद है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।